गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने 6th क्लास के साइंस का चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था। उसमें से हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट किया था। तो आज हम पार्ट 3 में ये सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक पढ़ा था, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्पिनिंग कॉटन यार्न, ठीक है। अब ये कॉटन यार्न जो बनता है ये कैसे बनता है, ठीक है। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड, pinch some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. Now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fibers. Are you able to make a yarn? तो यहाँ पर क्या कह रहा है ये कि जो ये कॉटन है ना, इसको हम अपने फोर फिंगर और अपने थंब के मतलब इन बिटवीन रखेंगे। तो इसके बाद हम नेक्स्ट हैंड का जो फिंगर है उससे क्या करेंगे, उससे हम थोड़ा खींचेंगे, पुल करेंगे कॉटन को। तो हम वहाँ पर एक अच्छा खासा यार्न का पीस बना सकते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड एज स्पिनिंग। अब स्पिनिंग किसको कहते हैं, हमारा टॉपिक ही आज है स्पिनिंग कॉटन यार्न। स्पिनिंग कॉटन यार्न जब कौन सी प्रोसेस होती है स्पिनिंग, जब हम फाइबर से क्या बनाते हैं, यार्न। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, ठीक है। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, ठीक है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। जब हम बहुत सारे कॉटन से अगर हमारे पास बहुत सारा कॉटन है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि हमारे पास कॉटन प्लांट्स होते हैं, फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स होते हैं, तो वहाँ से हम कॉटन ऑब्टेन करते हैं कॉटन बॉल से, ठीक है। तो उसके बाद जब हमारे पास ये बहुत सारा कॉटन होता है, उससे हम यार्न बनाते हैं, ठीक है। उस यार्न से हम फिर लास्ट में क्या बनाते हैं, फैब्रिक्स। A simple device used for spinning is a hand spindle, ठीक है। अगर हम देखेंगे ना कि इसके लिए कौन सा डिवाइस यूज़ होता है, किसके लिए, स्पिनिंग के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ होता है, तो यहाँ पर लिखा है इज कॉल्ड टकली, ठीक है। यहाँ पर फिगर अगर आप देखोगे फिगर 3.11, इसको और एक नाम से पुकारते हैं जिसको क्या कहते हैं, चरखा। क्या कहते हैं, चरखा। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। एक डिवाइस है टकली और दूसरा है यही क्या है इसका नाम, चरखा, ठीक है। Use of charkha was popularized by Mahatma Gandhi as the part of the independence movement. He encouraged people to wear clothes made of homespun yarn and shun imported clothes made in the mills of Britain. तो क्या किया इसने, गांधी जी ने इसको बहुत ज़्यादा फेमस किया, इसको बहुत मतलब पॉपुलराइज किया, किसको, इसी चरखा को। इसने लोगों को बोला कि आप जो ब्रिटिश के मिल्स में जो क्लोथ्स बनते हैं आप उनको बाइकआउट करो, आप अपने क्लोथ्स पहनो, अपने हाथ से बनाओ। जो स्पिनिंग ये प्रोसेस होती है, स्पिनिंग से यार्न बनाती है, यार्न से फैब्रिक बनाते हैं। तो उसने बोला लोगों को कि आप ये बिल्कुल बाइकआउट करो, कौन से, जो ब्रिटेन के मिल्स में कपड़े बनते थे, ठीक है। Spinning of yarn on a large scale is done with the help of the spinning machines. अब अगर हम हाथ से देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इस स्पिनिंग के लिए मशीन्स भी होती हैं जिससे ये क्या होते हैं, स्पिनिंग प्रोसेस होती है, ठीक है। आफ्टर स्पिनिंग yarns आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। जब स्पिनिंग कंप्लीट होती है ना, उसके बाद यार्न को यूज़ किया किसके लिए, उसके बाद यार्न से बनाता है फैब्रिक मटेरियल, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रोसेस है, अभी तो हमने फाइबर से यार्न बनाया था, यहाँ से यार्न से फैब्रिक है, ठीक है। अब जब यार्न से हमें फैब्रिक मटेरियल बनाना है तो इसके लिए दो प्रोसेस लगती हैं, एक को कहते हैं वीविंग और दूसरे को कहती है निटिंग, ठीक है। पहले हम डिस्कस करेंगे वीविंग। In activity 2 you might have noticed that the fabric is made up of the two sets of yarns arranged together. आप लोगों ने एक्टिविटी 2 में देखा होगा कि जो फैब्रिक है वो बना होता है सेट्स ऑफ यार्न से। जब हम उनको एक साथ अरेंज करते हैं सेट ऑफ यार्न्स को, उसको बनता है फैब्रिक। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। देखो मैंने आपको पहले ये बोला था, जो फाइबर है उससे बनाते हैं हम यार्न। अब यार्न को जब हम अरेंज करते हैं ना इन सेट्स
yarns, तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarn टुगेदर मेक ए फैब्रिक, उससे फैब्रिक बनता है ना, तो उसको हम बोलते हैं वीविंग। किसको बोलते हैं वीविंग हम, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग, जब हम अरेंज करते हैं टू सेट ऑफ yarns, सेट हम अगर हमारे पास दो सेट होंगे किसके, यान के, उसको जब हम एक साथ करते हैं अरेंज, उससे बनता है फैब्रिक। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वीविंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वीविंग। यहाँ पर एक एक्टिविटी से समझाएगी आपको। टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स, हम 2 शीट लेंगे बट उनका कलर डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। और कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। अब उनकी लेंथ कितनी, उनकी एंगल मतलब ये लेंथ और विड्थ कितनी होनी चाहिए, 30 सेंटीमीटर दोनों की होनी चाहिए। ना फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू द हाफ, अब इन दोनों शीटों को हमें हाफ हाफ में फोल्ड करना है। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन्स एज शोन इन द फिगर 3.12। अगर आप 3.12 यहाँ पर 3.12 इसकी पहली वाली इमेज देखोगे, यहाँ पर 2 पेपर डिफरेंट कलर्स के लिए हैं, बट आप इनको देखिए ये फोल्ड करके हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है, और इन पे लाइन्स भी डाली गई हैं, ठीक है। And on the other hand, as shown in figure 3.12b, cut both the sheets along the dotted lines and then unfold, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे फिगर 3.2b में, अब इन पेपर्स को इन लोगों ने क्या किया, जहाँ जहाँ से लाइन्स डाली थी वहाँ से हमने कट किया, ठीक है। तो इसके बाद करना है व्यू द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट ऑफ द पेपर एज शोन इन फिगर। अब जो हमने जहाँ से लाइन्स थी वहाँ से हमने कट किया। अब क्या करना है, जहाँ से कट किया है वहाँ से यही दो मतलब जो बाकी स्ट्रिप्स वो लगानी है, ठीक है। वन बाई वन थ्रू द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर्स एज शोन इन फिगर 3.12c। आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर 3.12c में आप देखोगे इसका कौन सा पैटर्न बन गया, शोज द पैटर्न ऑफ वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि सारी स्ट्रिप्स वीव हो गई, अच्छे से इसमें अरेंज हो गई, ठीक है। इफ़ ए सिमिलर मैनर 2 सेट ऑफ यार्न, इसी तरह जब हम 2 सेट ऑफ यार्न के 2 सेट्स, हमने यहाँ पर पेपर की 2 एग्जाम्पल ली है, पेपर 2 मतलब एक एग्जाम्पल में 2 पेपर्स लिए हैं, तो 2 पेपर्स के लिए यहाँ पर आपको दिखाना था 2 सेट ऑफ यार्न। 2 सेट ऑफ यार्न के बदले हमने यहाँ पर लिए थे 2 पेपर्स। यहाँ पर क्या बोल रहा है अब, 2 सेट ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक ए फैब्रिक। जब हम 2 सेट ऑफ यार्न को अरेंज करते हैं, वोवन करते हैं मतलब उसको अरेंज करते हैं, उसको बन जाता है फैब्रिक। द yarns आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स ऑफ कोर्स। देखो जो ये पेपर जो यान होते हैं ना, ये बहुत पतले होते हैं, पेपर से भी ज़्यादा पतले होते हैं, ठीक है। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। देखो अब ये लूम्स क्या है, ये एक अपैरेटस होता है जिससे क्या करते हैं, जिससे वीविंग करते हैं, ठीक है। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड, ये हाथ से भी चलाते हैं और ये पावर पे भी ऑपरेट होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर दूसरा देखेंगे ना, यहाँ पर है दूसरा, पहले हमने पढ़ा था 2 प्रोसेस है, और अब पहले हमने वीविंग पढ़ा था और दूसरा वाला यहाँ पर है निटिंग, ठीक है। हैव यू नोटेड हाउ स्वेटर्स आर निटेड, क्या आपको पता है कि जो ये स्वेटर्स होती है ये कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। इन निटिंग ए सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक ए पीस ऑफ फैब्रिक। देखो जब हमने वीविंग में देखा था ना, वहाँ पर 2 सेट ऑफ यार्न्स लगते थे, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे ना निटिंग में, यहाँ पर एक सिंगल यार्न ही यूज़ होता है, किसके लिए, मतलब कोई फैब्रिक का पीस बनाने के लिए या कोई फैब्रिक का कोई मटेरियल, कोई स्वेटर, कोई सॉक्स, कोई ग्लव्स बनाने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर 3.114 में, यहाँ पे Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? What happens? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. ठीक है। आप लोगों ने कभी देखा है कि देखो मैंने आपको पहले ही बोला, जो निटिंग होती है ये एक यार्न से बनती है, ठीक है। इसमें 2 सेट ऑफ यार्न्स नहीं लगते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई ग्लव्स बनाए, हमने कोई सॉक्स बनाए, हमने कोई स्वेटर बनाई, तो उससे जब एक यार्न मतलब साइड से निकालते हैं ना नीडल से या किसी भी हेल्प से, पिन से, तो उसको जब हम पुल करते हैं, खींचते हैं कंटिन्यूअसली, तो वहाँ पर स्वेटर ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। वो अच्छी से उसमें वो यार्न वापस निकलता है, ठीक है।
Socks and many other clothing items are made of knitted fabrics. अब कौन से knitting process से बनती है, लाइक क्लोथ, ये क्या बोलते हैं इसको, सॉक्स बनते हैं और बहुत सारे क्लोथिंग मटेरियल्स बनते हैं knitting से. Knitting is done by hand and on the machine. knitting भी हाथ से भी होती है और मशीन से भी होती है. अगर हम हाथ से देखोगे ना, हाथ से ये वाले अपैरेट्स यूज़ होते हैं, ये पेंसिल जैसे, ठीक है, ये दो होते हैं. Weaving and knitting और वीविंग एंड निटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स. अब जो वीविंग एंड निटिंग है ना, इससे हम बहुत मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है. दीज फैब्रिक्स आर यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल. इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं एज अ, मतलब जो वैरायटी होती है क्लोथ्स की, ठीक है. अब हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, अब इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है, इसकी हिस्ट्री क्या है. हैव यू एवर वंडर्ड what materials people use in ancient times for clothes? क्या आप लोगों को पता है कि लोग पुराने ज़माने में क्या यूज़ करते थे इंस्टेड ऑफ क्लोथ्स के बदले वो क्या यूज़ करते थे. It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skin and furs to cover themselves. तो उस ज़माने में क्या होता था कि जो ये ह्यूमन्स होते थे वो क्या करते थे, वो बड़े बड़े जो पेड़ पौधे थे उनके बड़े लीव्स लाते थे या उनसे अपना मतलब इंस्टेड ऑफ क्लोथ्स वही यूज़ करते थे. वो उनके पास कोई क्लोथ्स नहीं होते थे या एनिमल्स का फर होता था, उनका स्किन होता था, तो वो यूज़ करते थे वो, ठीक है. After people begin to settle in agricultural communities, they learn to weave twigs and grass into mats and baskets. Vines, animal fleece or hair were twisted together into the long threads. These were woven into fabrics. उसके बाद जब people कहाँ किसकी तरफ आए, एग्रीकल्चर की तरफ आए, उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, ग्रास के मेट्स बनाए, मतलब बनाने शुरू किए, बास्केट्स बनाने शुरू किए. The early Indians wore fabrics made up of cotton that grew in the regions near the river Ganga. पहले जो इंडिया में जब मतलब ये थोड़ा एग्रीकल्चर की तरफ आया, पहले उन लोगों ने मैट्स बनाए ग्रास के, फिर घास बास्केट्स के, फिर जब उन लोगों ने कॉटन को लगाया, कॉटन प्लांट्स लगाए, उनके बाद सबसे पहले जो इंडियंस थे उन लोगों ने पहले कॉटन के कपड़े पहने. बट वो कॉटन कहाँ से उगा, नियर द गंगा, रिवर गंगा के पास उन लोगों ने वो उगाया था. फ्लैक्स ऑल्सो ए प्लांट, फ्लैक्स भी एक प्लांट है दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स, वो भी फाइबर देता है. इन एंशंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेयर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वेयर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. अगर हम एंशंट इजिप्ट की बात करें भी, वहाँ पे भी कॉटन एज वेल फ्लैक्स, कॉटन को भी उगाया जाता है, फ्लैक्स को भी उगाया जाता है. वेयर कल्टिवेटेड कहाँ पे, रिवर नाइल के पास, और उसको भी यूज़ किया जाता है एज फैब्रिक, ठीक है. इन दोज डेज स्टिचिंग वी आर नॉट नोन. उस ज़माने में क्या था, स्टिचिंग उस ज़माने में नहीं होती थी, ठीक है. पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. तो लोग क्या करते थे, वो जो मटेरियल बना हो तो वो ऐसे ही अपनी बॉडी पे रखते थे. मनी डिफरेंट वेज ऑफ draping fabrics were used. With the invention of the sewing needle, people start stitching fabrics to make clothes. तो जब सिविंग ये है ना, नीडल की क्या हो गई, इसकी इन्वेंशन हो गई, तो उसके बाद लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने मतलब जो फैब्रिक था, जो उनके पास फैब्रिक मटेरियल था, उसको स्टिच करना शुरू किया. Stitching clothes have gone through many variations since this invention, but it is not amazing that even today saris, dhoti, lungi or turbans is used as unstitched piece of fabrics. देखो आज भी स्टिचिंग होती है, बट कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जिनमें स्टिचिंग ज़रूरत नहीं पड़ती है आज भी, जैसे टर्बन वगैरह में, ठीक है. जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर द कंट्री, अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट्स ऑल्सो इन फैब्रिक एंड क्लोथिंग आइटम. जैसे हमारी कंट्री में या बहुत सारी कंट्री में बहुत सारे वेराइटीज़ हैं खाने के लिए, बहुत सारे डिफरेंट मतलब टाइप्स हैं कुछ खाने के लिए आइटम्स हैं, इसी तरह हमारे पास भी हैं बहुत वेराइटी क्लोथ्स को पहनने के लिए, ठीक है. थैंक यू. तो यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है. इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन भी जल्दी करेंगे. तो थैंक यू सो मच. अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट कर सकते हैं. बाकी थैंक यू.